तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेना है। दोस्तों, आपने अभी तक मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम पर मैंने उपलब्ध करा दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ समान निर्देश को भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है फुल मार्क जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का 40 रहने वाला है। समय 1.5 घंटे का दिया जाएगा। कुल प्रश्नों की संख्या प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 40 दिए जाएंगे। सभी प्रश्नों में जो है एक एक अंक निर्धारित किए जाएंगे। सभी प्रश्नों में 4-4 विकल्प होंगे। जो कि सही विकल्प होगा उसको जो है आपको मार्कशीट पर गोले को काला करना है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम जो है और मार्कशीट पर लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल दिया गया है कि जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसे जो है खाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह पूछा गया है। तो बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ये क्या है? झारखंड की क्या है? पड़ोसी राज्य के समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाइएगा और एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सी जो है सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी सरकार जो है ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है बच्चों? ये कई बार मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी मैदान। ऑप्शन जो है बी इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कथन जो दिया गया है कि गंगा नदी में जो है ना पूरे साल भर जो है वो जल प्रभावित होता है, और उसमें कारण भी बताया गया है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो कारण और कथन दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग बताना है कि क्या यह कथन, ये क्या जो कारण है, ये क्या सही है या गलत है। तो बच्चों, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है ना, ये कथन जो है कारण दोनों जो है सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कथन और कारण जो है वो दोनों सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 6ठा नंबर दिया गया है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो भारत में नदियों का महत्व जो है किन क्षेत्रों में है? तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई क्षेत्रों में है, नौ संचालन में है, जल विद्युत में है, यानी तीनों इसका जो है सही आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका कहा जाता है लिंग अनुपात। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे लिंग अनुपात कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 10वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यह जन्म दर का सही अर्थ को बताता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 11 नंबर दिया गया है कि किसी भी देश
में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है बच्चों? ये सांसद को होता है। ठीक है, किसी भी कानून को पारित करना, कानून को बनाना किसका अधिकार होता है? ये जो है सांसद को होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो 26 अप्रैल 1994 को खत्म हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 20 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी है? तो दोस्तों यह परिभाषा जो है इब्राहिम लिंकन ने दिया है। तो दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इब्राहिम लिंकन। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसको आप लोग अच्छे से रख लीजिएगा। ठीक है, और इस बार आने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन जो है बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो मैंने कई बार आपको बताया है कि 6 मौलिक अधिकार को जो है प्राप्त है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हमारा संविधान जो है हमें 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्री जो होता है वो राजनीतिक कार्यपालिका का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? देखिए सरकारी निर्णय से उठने वाला जो विवाद होता है उसका जो निपटारण होता है, समाधान होता है, वो कौन करता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सरकारी यानी गवर्नमेंट से होने वाली जो विवाद होती है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल दिया गया है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, एकदम सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि केंद्र सरकार का मुख्य प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? तो क्या देखिए यहाँ पे ये ना सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। यानी कि एक ही खेत में जो है एक वर्ष में जो है एक से अधिक जो है फसल पैदा होता है, तो उसे हम लोग बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो मैंने बच्चों पहले बताया था कि पालमपुर में जो है 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवार के पास जो है खेती की भूमि है नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो इसका आंसर आएगा शिक्षा पर निवेश किया। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देख सकते हैं, दिया गया है कि इनमें कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में क्रियाकलापों में कौन नहीं आते हैं? तो ये होता है बच्चों ये खनन जो होता है ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? तो कौन सी योजना जो है कार्यान्वित की है? तो उन्होंने कार्यान्वित किया है कि भोजन दोपहर को भोजन की योजना। ठीक है, जिसको हम लोग मिड डे भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य
ने निर्धरता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होता है। तो देखिए ये कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है 20 का उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है, 2400 कैलोरी की स्वीकृति की गई है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि किसके माध्यम से, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कि किसके माध्यम से सरकार प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इन कीमत को क्या कहते हैं। तो इन कीमत को क्या कहा जाता है, इन कीमत को जो है निर्गत कीमत कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि द स्पीसीज ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड सवाल है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस बार जो है एग्जाम में आने वाला है। इसको आप लोग अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लुईस 16वां। ठीक है, सॉरी लुईस 12वां का। ठीक है, यहाँ पे देखिए लुईस 12वां का हो जाएगा। तो लुईस 12वां का जो है शासन था। ठीक है, तो कब, फ्रांसीसी क्रांति के समय। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा, सही एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि नवंबर के अपराधी कौन थे। तो देखिए नवंबर के अपराधी कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाइमर गणराज्य के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है। तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना जो है क्या कहलाता है बच्चों, उसे जो है घेटो कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका ए उत्तर सही होगा। अगला सवाल है कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था। तो देखिए भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रैडिस। ठीक है, ब्रैंडिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं। तो झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है। झूम खेती को घुमंतू खेती के नाम से भी जाना जाता है या घुमक्कड़ खेती भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है 37 नंबर कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, भारतीय वन सेवा की स्थापना जो हुई है 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, एकदम सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखें, दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। बहुत बार रिपीट किया गया है, फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड सवाल है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले भी पूछा जा चुका है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रूस की क्रांति कब हुई। तो बच्चों रूस की क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सोशल साइंस का जो है 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम से पहले इसको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि बच्चों इसी से जो है ना आपकी बोर्ड एग्जाम में
110% जो है गारंटी है कि इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल दिए जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। साथ ही बच्चों क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों का जारी किया गया है, क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।